नमस्कार दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान आखिर कैसे अस्तित्व में आया? क्या किसी अकेले आदमी द्वारा लिखी हुई किताब है या टीम वर्क? इसका कितना व क्या योगदान रहा है इसमें? क्या यह केवल एक विशेष वर्ग की इच्छा अनुसार लिखा गया डॉक्यूमेंट था या इसमें जन भागीदारी भी रही है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में संविधान निर्माण की कहानी। साल 1946 ब्रिटिश सरकार अब समझ चुकी थी कि भारत को लंबे समय तक कंट्रोल में रखना मुश्किल है। तो 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है, जिसका मकसद था पीसफुली पावर ट्रांसफर करने व संविधान निर्माण के तौर तरीके तय करना। यह कांग्रेस व मुस्लिम लीग के साथ लंबा डिस्कशन करता है, लेकिन उनके बीच भारतीय विभाजन को लेकर के कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता है। तो कैबिनेट मिशन अपनी ओर से 16 मई 1946 को संविधान निर्माण के लिए एक प्लान पेश करता है। इस प्लान के तहत फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाता है और एक संयुक्त संविधान सभा की योजना पेश की जाती है। इस योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रोविंशियल असेंबलीज के सदस्यों द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर करना था और रफली योजना यह थी कि प्रत्येक 1 मिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सदस्य होना चाहिए। तो इस प्रकार उस समय के भारत की संपूर्ण पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 389 सदस्यों का चुनाव करना था और इन 389 सदस्यों में से 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से चुने जाने थे और बाकी ब्रिटिश इंडिया से चुने जाने थे। उस समय की महत्वपूर्ण दो पार्टियां कांग्रेस व मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो जुलाई 1946 में प्रोविंशियल असेंबलीज में संविधान सभा हेतु चुनाव होते हैं, जिसमें कुल 208 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, 73 सीट्स मुस्लिम लीग जीतती है और 15 सीट्स अन्य को मिलती हैं। लेकिन जो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को अलोकेटेड थी वो अभी भी खाली पड़ी थी, क्योंकि उस समय तक प्रिंसली स्टेट्स ने संविधान सभा से दूरी बनाए रखी थी। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली यह है कि जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था वो भारत की जनता द्वारा सीधे वोट डाल करके नहीं किया गया था, बल्कि प्रोविंशियल असेंबलीज में जो लोग चुनकर गए थे उन्होंने चुना था। जैसे आज राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता वोट डाल करके नहीं करती है, बल्कि विधानसभा में जो विधायक है वो करते हैं। ठीक इसी प्रकार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भी किया गया था। लेकिन 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन प्लान की एक्सेप्टेंस को विथड्रॉ कर लेती है और अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रहती है। इसके बावजूद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें कुल 211 सदस्य भाग लेते हैं। More history is made in New Delhi with the first meeting of India's Constituent Assembly. मुस्लिम लीग इस बैठक को बायकॉट करती है, क्योंकि ये पहली ही बैठक थी और अभी तक फॉर्मली अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था। तो इस बैठक को प्रेजाइड ओवर करने के लिए फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए जेबी कृपलानी, जो कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उम्र में सबसे बड़े थे, तो सीनियरिटी रूल को फॉलो करते हुए उन्हें टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया और सभा की कार्यवाही आगे बढ़ी। उन्होंने सबसे पहले अमेरिका, चाइना व ऑस्ट्रेलिया से जो गुडविल मैसेज मिले थे उनको सबके सामने पढ़ा और उसके बाद वो एक लंबा चौड़ा इनॉग्रेल स्पीच देते हैं और सदन की कार्यवाही आगे बढ़ती है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन चुने जाते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करते हैं, जो संविधान सभा का उद्देश्य तय करता है कि किस प्रकार का संविधान बनाना है और संविधान कौन से प्रिंसिपल्स पर आधारित होगा। इस प्रकार पहला सेशन 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक चलता है, जिसमें कुल 11 बैठकें होती हैं। इस दौरान स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया और कुछ हाउस से रिलेटेड कमिटीज का गठन किया गया और बाकी अधिकांश समय में बहस जो है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर ही हुई थी। 20 जनवरी 1947 को संविधान सभा का दूसरा सत्र शुरू होता है, जिसमें फिर से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर ही चर्चा होती है और फाइनली 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सर्वसम्मति से अडॉप्ट हो जाता है। इस प्रकार 13 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी तक 10 दिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर विस्तृत चर्चा होती है और अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन द्वारा हाउस का एजेंडा सेट हो चुका है और अब आगे बढ़ना है संविधान निर्माण की ओर।
संविधान सभा को एक डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसमें विभिन्न विषय शामिल होने थे, तो इस काम को आसान बनाने के लिए अलग अलग विषयों पर डिफरेंट कमिटीज गठित की जाती हैं। कमिटीज अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करेगी और उन रिपोर्ट्स पर डिबेट होगी और उसके बाद सदन द्वारा फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो पूरी संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान 8 मेजर कमिटीज बनाई गई और 10 से ज्यादा माइनर कमिटीज बनाई गई। और अब 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा का दूसरा सेशन समाप्त होता है। 28 अप्रैल 1947 को संविधान सभा का तीसरा सत्र शुरू होता है जो 2 मई 1947 तक कुल 5 दिन चलता है। इस दौरान कई कमिटीज अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं जिन पर विस्तृत चर्चा होती है। और इस तीसरे सत्र के दौरान बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पहली बार संविधान सभा को ज्वाइन किया था। 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा का चौथा सत्र शुरू होता है जो 31 जुलाई 1947 तक कुल 14 दिन चलता है। इस दौरान विभिन्न समितियों ने जो रिपोर्ट्स पेश की उन पर डिस्कशन होता है और 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मोशन पेश करते हैं जो लंबे डिस्कशन के बाद अडॉप्ट होता है और तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया जाता है। इस दौरान एक इंपॉर्टेंट घटना घटित होती है। संविधान सभा चल रही थी लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था और वो एक अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी। पूरे देश में कम्युनल राइट्स हो रहे थे, हालात नियंत्रण से बाहर हो गए थे। परिणाम स्वरूप 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है जिसके तहत भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया जाता है। तो कई ऐसे सदस्य थे जो उन एरिया से चुनकर आए थे जो अब भारत का हिस्सा नहीं रहा था। परिणाम स्वरूप उन्होंने सदन की सदस्यता भी खो दी थी। उनमें से एक थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब जुलाई 1946 में संविधान सभा के इलेक्शन हुए थे तब बाबा साहब अंबेडकर इनिशियली बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो कि उनका होम प्रोविंस था वहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनकी पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को कांग्रेस के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल जो कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बंगाल के हेड हुआ करते थे, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को अनडिवाइडेड बंगाल के जेशोर एंड खुलना कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। क्योंकि बंगाल प्रोविंशियल असेंबली में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के पास पर्याप्त सीटें नहीं थी, इसलिए मुस्लिम लीग व कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स की मदद से 1946 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जेशोर एंड खुलना कॉन्स्टिट्यूएंसी से संविधान सभा के सदस्य चुनकर जाते हैं। लेकिन अब जेशोर एंड खुलना कॉन्स्टिट्यूएंसी ईस्ट पाकिस्तान में चली जाती है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी संविधान सभा की सदस्यता खो देते हैं। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक से लेकर के अब तक की विभिन्न कार्यवाहियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। तो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप व संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बौद्धिक क्षमता को देखा था। तो उनको लगा कि यदि अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे तो देश एक बहुत बड़ी प्रतिभा के उपयोग से वंचित रह जाएगा। परिणाम स्वरूप पूर्व में राजनीतिक मतभेदों के बावजूद कांग्रेस की लीडरशिप विशेषकर नेहरू व पटेल को लगा कि अंबेडकर के लीगल जीनियस के बगैर ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनकम्प्लीट होगी और ये तय होता है कि कैसे ही करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया जाए। 30 जून 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीजी खेर जो कि उस समय बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको एक पत्र लिखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए एक सीट वैकेंट करवाई जाए। ये उस लेटर का कंटेंट है। ठीक उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बीजी खेर को एक इसी आशय का टेलीग्राफ लिखते हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के सदस्य M.R. जयकर जो कि सीनियर जूरिस्ट थे और फेडरल कोर्ट के जज भी रहे थे, उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया और उनकी जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जुलाई 1947 में निर्विरोध चुना गया। इन सभी अरेंजमेंट्स के बाद 14 जुलाई 1947 को फिर से संविधान सभा में एंट्री होती है लीजेंड बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या घट करके 299 हो गई थी। क्योंकि 15 अगस्त को देश को आजादी मिलनी थी, इसलिए पावर एज्यूम करने के लिए 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 11 बजे संविधान सभा का सत्र शुरू होता है और जैसे ही रात्रि की 12 बजते हैं संविधान सभा के सभी मेंबर्स अपने स्थान पर खड़े होते हैं और एक निर्धारित प्रारूप में शपथ लेते हैं। उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रस्ताव रखते हैं कि वाइसराय को इंटीमेट किया जाए कि संविधान सभा ने भारत को गवर्न करने की पावर को अज्यूम कर लिया है और लॉर्ड माउंटबेटन को 15 अगस्त 1947 से भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाने की सिफारिश को भी एंडोर्स कर लिया गया है। यह मोशन अडॉप्ट हो जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल अंगीकार कर लिया जाता है। अब आता है 15 अगस्त।
यह था आजादी का दिन। इस दिन संविधान सभा की बैठक होती है। वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन संविधान सभा को संबोधित करते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विभिन्न देशों ने जो आजादी पर बधाई संदेश भेजे थे उनको सभी के सामने पढ़ते हैं और इसी प्रकार सदन की कार्यवाही आगे जारी रहती है। अब तक संविधान सभा ने अलग अलग विषयों को लेकर के विभिन्न कमिटीज गठित की थी और उन कमिटीज ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स सदन में पेश की और उन पर विस्तृत चर्चा होने व आवश्यक संशोधन होने के बाद सदन ने विभिन्न विषयों पर फैसले लिए थे। तो अब सदन में यह तय होता है कि उन सभी डिसीजंस को कंपाइल करके एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाए ताकि सदन के सामने एक क्लियर पिक्चर हो और सदन उस पर आगे और चर्चा कर सके। इसलिए 29 दिसंबर 1947 की बैठक में सत्यनारायण सिन्हा एक मोशन मूव करते हैं कि एक 7 सदस्यों की कमेटी गठित की जाए जो इस सदन में लिए गए डिसीजंस के आधार पर संविधान सभा के कार्यालय द्वारा तैयार भारत के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रूटिनाइज करेगी, आवश्यक सुझाव देगी। इसके बाद बीजी खेर इस कमेटी के मैंडेट को और क्लियर करने के लिए एक अमेंडमेंट मूव करते हैं कि कमेटी का मैंडेट कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर द्वारा हाउस के डिसीजन के अनुसार तैयार ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रूटिनाइज करेगी, साथ ही रिलेटेड नेसेसरी डिटेल और अन्य आवश्यक मैटर्स भी ऐड करेगी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी है और उसके बाद हाउस के कंसिडरेशन के लिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट करेगी। वहीं मिस्टर एपी पठानी नाम के एक सदस्य प्रस्ताव रखते हैं कि इस कमेटी को अलग से काम देने की क्या जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो कि सर BN राव थे, एक एक्सपीरियंस्ड एडवाइजर है, तो सारा काम उनको ही दे दिया जाए क्योंकि उनको सारी डिटेल्स मालूम है। और अच्छा तो यह होगा कि यह कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर को ही कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में मदद करे। इसके जवाब में मिस्टर अनंत सैनम अयंगर कहते हैं कि कोई भी ऑफिसर कितना भी एमिनेंट क्यों ना हो, यह काम पूर्णतः ऑफिस पर छोड़ना ठीक नहीं है। आगे वो कहते हैं कि बहुत सारे डिसीजंस है जो हाउस को अभी तक कंसीडर करने हैं जिन्हें एक ऑफिसर पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए मैं मिस्टर एपी पठानी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। फिर मिस्टर के संतानम एक मुद्दा उठाते हैं कि कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हाउस ने अभी तक कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया है। फॉर एग्जाम्पल संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इमरजेंसी पावर, फाइनेंशियल क्लॉजेस। तो क्या यह कमेटी अभी से काम शुरू करेगी या हाउस के लिए वेट करेगी कि हाउस पहले अगले सत्र में इन सभी मुद्दों पर फाइनल निर्णय लेगा और उसके बाद कमेटी काम करना शुरू करेगी। एक लंबी डिबेट के बाद फाइनली इस आशय का मोशन अडॉप्ट होता है कि अब तक हाउस ने जो भी डिसीजंस लिए थे उनके आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एडवाइजरी ब्रांच जो कि संवैधानिक सलाहकार सर BN राव के अंडर काम कर रही थी, एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और ये ड्राफ्टिंग कमेटी उस ड्राफ्ट को स्क्रूटिनाइज करेगी, गैप फिल करते हुए व आवश्यक डिटेल्स जोड़ते हुए एक मोर क्लियर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हाउस के कंसिडरेशन के लिए तैयार करेगी। साथ ही इस कमेटी को यह भी पावर दी गई कि अन्य मुद्दे जिन पर अभी तक हाउस ने कोई डिसीजन नहीं लिया है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में होना जरूरी है, तो उनको भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में हाउस के कंसिडरेशन के लिए इंक्लूड कर सकती है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थिति को और क्लियर करते हुए सदन को बताते हैं कि इस कमेटी के पीछे का विचार यह है कि अगली बैठक में सदन के सामने लगभग पूर्ण रूप में ड्राफ्ट रखा जाए ताकि सदस्य पूरे ड्राफ्ट पर ध्यान दे सके और फिर अपने निष्कर्षों पर पहुंचकर ड्राफ्ट को अलग अलग हिस्सों में पारित कर सके। जिस कमेटी का गठन किया जा रहा है वो केवल उन प्रिंसिपल्स का ही मसौदा तैयार नहीं करेगी जिन्हें पहले से सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, बल्कि उन पर भी करेगी जो अभी हाउस ने कंसीडर नहीं किया है। आगे वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि सदस्य इस प्रस्ताव को संशोधित रूप में पास करके प्रसन्न होंगे जो समिति को मसौदा तैयार करने में थोड़ी अधिक स्वतंत्रता देता है। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य शामिल थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका चेयरमैन बनाया गया था। इस प्रकार 14 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त 1947 तक संविधान सभा का 5वां सत्र चला और 30 अगस्त तक उस समय की लगभग सभी कमिटीज की रिपोर्ट्स पर चर्चा हो जाती है। 27 जनवरी 1948 को संविधान सभा का 6वां सत्र होता है जिसमें केवल एक ही बैठक होती है। सितंबर 1947 में संवैधानिक सलाहकार सर BN राव भारतीय संविधान के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर देते हैं। सर BN राव को संविधान सभा की क्लियर डायरेक्शंस थे। संविधान सभा द्वारा डिबेटेड एंड सेटल्ड रिपोर्ट्स को एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कंसोलिडेट करना है और इस काम में BN राव को असिस्ट कर रहे थे जॉइंट सेक्रेटरी एंड ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी। करीब 1 माह में असेंबली के निर्देशानुसार सर BN राव ड्राफ्ट तैयार करके ड्राफ्टिंग कमेटी को सुपुर्द कर देते हैं जिसमें कुल 243 आर्टिकल्स थे जो
25 पार्ट्स में थे और 13 शेड्यूल्स शामिल थी। 27 अक्टूबर 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपना काम शुरू करती है और विभिन्न समितियों के प्रपोजल को ध्यान में रखते हुए ये फरवरी 1948 में संविधान का फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश करती है और भारत के लोगों को 8 महीने का समय दिया जाता है इस ड्राफ्ट को डिस्कस करने और आवश्यक अमेंडमेंट्स प्रपोज करने के लिए। उसके बाद जो पब्लिक कमेंट्स, क्रिटिसिज्म्स, सजेशंस, पिटीशंस मिले उनको ध्यान में रखते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा अक्टूबर 1948 में सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश होता है। अब 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का 7वां सत्र शुरू होता है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पेश करते हैं और एक लैंडमार्क स्पीच देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए। इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 315 आर्टिकल्स थे जो 18 पार्ट्स में थे और 8 शेड्यूल्स शामिल थी। अब आगे 7, 8, 9 व 10 इन चारों सत्रों में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को क्लोज बाय क्लोज कंसीडर किया जाता है। एक एक आर्टिकल पर डिटेल्ड डिस्कशन होता है, मेंबर्स अमेंडमेंट्स मूव करते हैं, चर्चा होती है, अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट या नेगेट किए जाते हैं। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरी संविधान सभा का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। आर्टिकल्स डिस्कस होते हैं, क्रिटिसाइज किए जाते हैं एंड चैलेंज किए जाते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पेशेंसली रिस्पॉन्ड करते हैं इन क्रिटिसिज्म्स को विद डीप लीगल नॉलेज एंड क्लैरिटी और कंस्ट्रक्टिव अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं और बाकी को रिजेक्ट करते हैं विद स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्गुमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे कि हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता था। इसके बाद जो अमेंडमेंट्स हाउस में एक्सेप्ट हुए थे उनके आधार पर ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करती है और 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा का 11वां सेशन शुरू होता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिवाइज्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली में प्रेजेंट करते हैं। इस 11वें सेशन में कुल 12 डिबेट्स होती हैं। फाइनली 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक कंक्लूडिंग स्पीच देते हैं और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान 395 आर्टिकल्स जो कि 22 पार्ट्स में थे और 8 शेड्यूल्स के साथ अडॉप्ट हो जाता है। तो कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उस समय मौजूद थे जिन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा को 2500 से अधिक पिटीशंस मिली थी फ्रॉम इंडिविजुअल, डाइवर्स ग्रुप्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड एसोसिएशंस, कास्ट एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार लोगों का इन्वॉल्वमेंट था संविधान निर्माण की प्रक्रिया में और एक पब्लिक पार्टिसिपेशन की झलक नजर आती है। इस प्रकार भारत को मिलता है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और इंडिया एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है।